In my YouTube channel, Untitled Chapter. Today we are discussing about the anticoagulant drugs. अभी हम पढ़ रहे हैं ड्रग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बेसिकली हमने देखे थे वेस्कुलर टाइप के वेस्कुलर डिसऑर्डर्स देखे थे। वेस्कुलर डिसऑर्डर में को प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है उनको हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट देखे थे, उससे पहले एंटी हाइपरलिपिडेमिक या हाइपोलिपिडेमिक ड्रग देखे थे। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द एंटीकोगुलेंट्स, यानी कोगुलेंट्स जो कोगुलेशन को फॉर्म को रोकते हैं, दैट इज़ द एंटीकोगुलेंट्स। यानी कोगुलेशन इज़ द लास्ट प्रोसेस जो होती है कोगुलेशन की, जो फाइब्रिन जो होते हैं वो इनसॉल्युबल फाइब्रिन में फॉर्म कन्वर्ट हो जाते हैं फाइबर्स। उस प्रोसेस को रोकने के जो एजेंट क्या हैं, एंटीकोगुलेंट्स एजेंट्स। ठीक है, तो वे स्टार्ट आज टुडे हम स्टार्ट करते हैं एंटीकोगुलेंट्स। Anticoagulants, these are the drugs used to reduce the coagulability of the blood, and these drugs are also help to prevent the clotting of the blood। ठीक है, यानी ये वो ड्रग जो कि ब्लड की कोagulability को कम करते हैं, साथ में ड्रग के क्लॉटिंग के फॉर्मेशन को रोकते हैं। वो सब क्या है, एंटीकोगुलेंट एजेंट्स हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो टाइप का है। क्लासिफिकेशन यूज इन वीवो, जो वीवो कंडीशन यानी विट्रो और वीवो में आप डिफरेंस जानते हैं। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोहरा देता हूँ। वीवो इन विवो मतलब जो हम बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इन विवो। इन विट्रो यानी कि बॉडी के बाहर जो प्रोसेस होती है वो इन विट्रो। इन विवो यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड कोagulation से जो एजेंट रखेंगे हम वो यूज़ इन विवो को देखेंगे। इन विट्रो यानी ब्लड हमने बाहर निकाल लिया, ब्लड बाहर बॉडी के बाहर है, उसको क्लॉट ना हो उसके लिए जो एजेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ इन विट्रो कंडीशन है। बॉडी के बाहर इन विट्रो, बॉडी के अंदर इन विवो। इन विवो में बात करेंगे पहले पेरेंटल एंटागोनिस्ट, पहले पेरेंटल एंटीकोगुलेंट्स एजेंट्स की, जैसे हेपेरिन है, लो वेट मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, हेपेरिन सल्फेट है, डेनापराइड है, लीव और लेप्टोनाइड और एक्नोड है। ओरल एंटीकोगुलेंट की बात करें तो ओरल रूट से हम दे सकते हैं पेशेंट के लिए वारफिन सोडियम है, डाइक्यूमोरल है, एसिनोक्यूमोरल है, और आपका इथाइल विस्क्यूमोरो एसीटेट है, और फिनांडियोन है। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी आती है यूज इन विट्रो कंडीशन, यानी कि ब्लड हमने किसी के पेशेंट से किसी भी ह्यूमन के अंदर से ब्लड हमने बाहर निकाल लिया और बाहर जो ब्लड रखा वो कोगुलेंट ब्लड के अंदर क्लॉट ना फॉर्म हो, उसके लिए एजेंट यूज़ किए जाएंगे। वो हेपेरिन है, सोडियम सिट्रेट है, सोडियम ऑक्सीडेट, सोडियम एडिटा एंड कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स जो होते हैं वो सभी आपके आते हैं। अब बात करता हूँ मैं हेपेरिन की। हेपेरिन ऐसे एंटीकोगुलेंट जो दोनों कंडीशन में यूज होता है, चाहे वो इन विट्रो की बात करें चाहे इन विवो की बात करें। हेपेरिन इज ए नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ स्ट्रेट चेन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स विद ए मोलिकुलर वेट 1000 to 20,000, 10,000 to 20,000 के बीच में मोलिकुलर वेट होता है। ये स्ट्रेट चेन है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है, और इट्स अकर इन द मास्ट सेल्स एज मच लार्जर मॉलिक्यूल लूजली बाउंड टू द ग्रेनुलर प्रोटीन। जो हमारी बॉडी के अंदर मास्ट सेल्स होती हैं उसमें ये पाई जाती हैं बिगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में और लूजली बाउंड ऐसे ग्रेनुलर प्रोटीन्स। इट इज़ प्रेजेंट इन द ऑल टिश्यू कंटेनिंग मास्ट सेल्स एंड रिच सोर्स ऑफ द लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन्स। ये जितने भी मास्ट सेल्स होंगी उन सब में पाया जाएगा। बेसिकली जो आपकी रिच सोर्स हैं आपके लंग्स हैं, लंग्स में जो मास्ट सेल होंगे उसमें, लिवर में जो मास्ट सेल्स होंगी उस पर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जो आपकी मास्ट सेल्स हैं उनमें सभी में पाई जाती हैं। मोड ऑफ एक्शंस, मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो हेपेरिन एक्ट एज इनडायरेक्टली बाय एक्टिवेटिंग ए प्लाज्मा थ्रोम्बिन थर्ड एंड फॉर्म में, मतलब ये आपके हेपेरिन जो होती है वो आपकी डायरेक्टली एक्ट होती है एक्टिवेटिंग प्लाज्मा एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, एक आपका कोफैक्टर उस पर एक्ट होती है, एंड फॉर्म हेपेरिन एंटीथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स। मतलब एक बात ये है कि हेपेरिन किसके साथ में एक्ट हुआ, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड के साथ में एक्ट होता है, और जो हेपेरिन एंटीथ्रोम्बिन थर्ड के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम हेपेरिन एंटीथ्रोम्बिन थर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। द हेपेरिन एंटीथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स जो है द हेपेरिन एंटीथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स देन बाइंड टू द क्लॉटिंग फैक्टर्स इंट्रांसिक एंड कॉमन पाथवे 10th है, 2nd है, 9th है, 11th है, 12th है एंड 13th है एंड इनएक्टिवेट देम। ये आपने जब रोमन बर्ड में आप देख रहे हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। रोमन बर्ड्स में डिफरेंट टाइप के आप क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका 10th है, 2nd है, 9th है, 11th है, 12th है, 13th है। ये सब क्या है,
एक्टिवेटेड कोफैक्टर्स है, इन कोफैक्टर के साथ में ये कॉम्प्लेक्स जो बना है एंटीथ्रोम्बिन थर्ड के साथ में और थर्ड और हेपेरिन कॉम्प्लेक्स, ये इससे जाके बाइंड हो जाता है और उन्हें एक्टिवेट कर देता है। जब ये एक्टिवेट नहीं होंगे तो कोगुलेशन की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, ब्लड का क्लॉट फॉर्म नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, द एंटीकोगुलेंट एक्शन इज प्रोड्यूस मेनली बाय द इनहिबिशन ऑफ फैक्टर 10th as well as the thrombin 2nd. Those factor responsible for the conversion of fibrinogen to फैब्रिन। जो फाइब्रिनोजेंस जो पार्ट होता है वो फैब्रिन में जो कन्वर्ट होता है उसको रोकने के लिए मेनली ये 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक 10th फैक्टर और 2nd फैक्टर्स। ये 10th फैक्टर और 2nd फैक्टर दोनों को ही इनहिबिट कौन कर देते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है हेपेरिन एंटीथ्रोम्बिन थर्ड कॉम्प्लेक्स, ये इनके साथ बाइंड होगा, इन्हें एक्टिवेट कर देगा और इन एक्टिवेट की वजह से क्या होगा कि आपके फाइब्रिनोजन जो होंगे फैब्रिन फाइबर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, यानी ब्लड का क्लॉट प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं समझता हूँ मोड ऑफ एक्शंस एक बार क्लियर कर देता हूँ। हेपेरिन क्या करेंगे, आपकी एंटीथ्रोम्बिन थर्ड के साथ में बाइंड होते हैं और बाइंड होने के बाद में एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम हेपेरिन एंटीथ्रोम्बिन थर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये हेपेरिन एंटीथ्रोम्बिन थर्ड कॉम्प्लेक्स होता है वो डिफरेंट टाइप के कोफैक्टर्स होते हैं, 10th 12th 2nd 9th 13th उनके साथ बाइंड होते हैं, उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। मुख्य रूप से ये 2 फैक्टर को इनएक्टिवेट ज़्यादा करते हैं, एक 10th और 2nd, जिसकी वजह से क्या होता है, इनएक्टिवेट होने की वजह से फाइब्रिन कन्वर्ट नहीं हो पाता है और क्लॉट प्रॉपर तरीके से लास्ट स्टेप ऑफ क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। मैं अब यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ, जैसे हेपेरिन है, हेपेरिन किस में कन्वर्ट हुआ, एक्टिवेट द प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन थर्ड के साथ में बाइंड होगा, कॉम्प्लेक्स बनाने का हेपेरिन एंटीथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स बनाने का, और ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, बाइंड टू द क्लॉटिंग फैक्टर्स इन ट्रांजिट कॉमन पाथवे, इन सभी फैक्टर्स से बात करेगा, उन्हें एक्टिवेट कर देगा। फार्माकोलॉजी की बात करें तो हेपेरिन ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू द फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन के कन्वर्जन को ब्लॉक कर देते हैं एंड इनहिबिट द कोगुलेशन प्रोसेस ऑफ द ब्लड की लास्ट स्टेप जो कोगुलेशन प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। हेपेरिन आल्सो स्टिमुलेट द प्लेटलेट एग्रीगेशंस आल्सो इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्रोलॉन्ग द ब्लीडिंग टाइम, ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को ये इनहिबिट कर देते हैं, जब प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे जिसके कारण ब्लीडिंग टाइम का बढ़ जाता है। हेपेरिन इंड्यूस द रिलीज ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम्स, ये हेपेरिन लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को रिलीज़ करता है जिसकी वजह से क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड और BLDL क्या होती हैं, उनका हाइड्रोसिस होती है और फ्री फैटी एसिड की क्वांटिटी ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गए फार्मूला एक्शंस। ADME की बात करें, इट इज गिवन बाय द IV रूट्स से दिया आता है, इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटा और ब्लड ब्रेन क्रॉस नहीं करता है, ये मेटाबोलाइज लिवर में हो जाता है और यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ब्लीडिंग हेमाटोयूरिया ड्यू टू ओवरडोज ऑफ हेपेरिन, ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग कहीं भी अगर इंजरी हो जाएगी तो ब्लीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी। हेमाटोयूरिया मतलब क्या है, ब्लड के हेमाटोयूरिया मतलब जो आपकी जो यूरिनेशन है, यूरिन के ड्यूरेशन में यूरिन में ब्लड का आना क्या है, हेमाटोयूरिया। तो हेमाटोयूरिया कंडीशन बनती है ड्यूरिंग द ओवरडोज ऑफ हेपेरिन। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आल्सो होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब क्या है कि प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाना, प्लेटलेट्स का जब काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी कंडीशन भी हो सकती है जब लार्ज डोज ऑफ हेपेरिन ली जाए। एलोपेशिया ऑस्टियोपोरोसिस में भी आल्सो अकर आफ्टर लॉन्ग टर्म यूज़, एलोपेशिया मतलब बालों का पूरा झड़ जाना, बालों का ना रहना, ये जैसी कंडीशन। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन ना हो, कैल्शियम का वहाँ से बोन से निकलना, यानी वीकनेस ऑफ बोन्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम आ जाती है अगर लॉन्ग टाइम हम हेपेरिन को यूज़ करें। हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन भी कभी कभी प्रेजेंट हो जाती है। कंट्राइंडिकेशन किस कंडीशन में इसे अवॉइड करनी है, किस पेशेंट को अवॉइड करना है, इट इज़ अवॉइड टू द ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, सीवियर हाइपरटेंशन है, ट्यूबरक्लोसिस है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म है और आपका क्रिनिज्म और रीनल फेलियर पेशेंट्स हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं। इट इज़ आल्सो अवॉइड टू द ऑकुलर एंड न्यूरोसर्जरी, न्यूक्लियर और न्यूरोसर्जरी में भी इसे अवॉइड किया जाएगा क्योंकि ड्यूरिंग द ऑकुलर न्यूरोसर्जरी में आपकी ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इंट्रैक्शन की बात करें तो हेपेरिन शुड नॉट बी मिक्स विद पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और हाइड्रोकोर्टिसोन इन द सेम सीन और इन्फ्यूजन बोतल। हेपेरिन को किसी भी पेनिसिलिन के साथ में, टेट्रासाइक्लिन के साथ में, हाइड्रोकोर्टिसोन के साथ में एक ही सिरिंज में मिक्स ना करें, एक ही इन्फ्यूजन बोतल में मिक्स ना करें, नहीं तो क्या होगा, अनडिजायरेबल कंपाउंड बनेगा जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यूज़ की बात करें तो यूज़ क्या हुआ इसका, इन द ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मरी इम्बोलिज्म में दोनों यूज़ करते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में आपको बता चुका हूँ, पल्मरी इम्बोलिज्म बढ़ा चुका हूँ, दोनों के ट्रीटमेंट में आपके ये आपका हेपेरिन यूज़ किया जाता है। यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी यूज़ करते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनस्टेबल एंजाइना में यूज़ करते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटिक हार्ट डिसीज और आर्टियल फाइब्रिलेशन में यूज़ करते हैं।
इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़, यानी कि सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़ आपको बताया था मैंने आपको, जब हमारी जो ब्रेन जो आर्टरी हमारी ब्लड लेके जा रही है कहाँ पर ब्रेन के अंदर, तो उसमें कोई क्लॉट फॉर्म हो जाए, दैट इज सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़, सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़ टू मेंटेन द पोटेंसी ऑफ कैंकुला एंड शट डाउन इन डायलिसिस पेशेंट। डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनको भी ये डायलिसिस के पहले ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वारफिन। वारफिन क्या है आपका? ओरल एंटीकोगुलेंट्स है। ठीक है, और हेपेरिन क्या था? वो आपका पेरेंटल या फिर पेरेंटल एंटीकोगुलेंट था, और वो यूज़ इन वीवो और विट्रो दोनों कंडीशन में यूज़ कर सकते थे। लेकिन जो वारफिन है वो आपका ओरल एंटीकोगुलेंट है, इसको हम ओनली वीवो कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। वारफिन इज ओरल एंटीकोगुलेंट, इट इज एक्ट ओनली इन द वीवो एंटीकोगुलेंट। वीवो एंटीकोगुलेंट यानी कि ब्लड बॉडी के अंदर ही इसे यूज़ कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है? वारफिन एक्ट इनडायरेक्टली बाई इंटरफियरिंग द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द लिवर। ये क्या करते हैं? ये आपके ये बेसिकली जो विटामिन के की वजह से जो को फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, उन या जो इनकी सिंथेसिस होती है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, इंटरफियर करते हैं, उसकी सिंथेसिस को इंटरफेयर कर देते हैं, जो कि विटामिन के की वजह से जो क्लॉटिंग फैक्टर लिवर में बन रहे थे उनकी फॉर्मेशन, उनकी सिंथेसिस को ये रोक देते हैं। इट इंटरफियर द रिजर्वेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोक्विनोनिन फ्रॉम द विटामिन के एंड विच कैरी आउट द फाइनल स्टेप ऑफ अल्फा गामा कार्बोक्सिलेटिंग ग्लूटामेट रेसिड्यू फॉर द प्रोथम्बिन एंड फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10। अब आप इसको फिगर से देखेंगे, फिगर से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका क्या है, ये क्या करेंगे बेसिकली, जो आपका हाइड्रोक्विनोनिन फॉर्म ऑफ विटामिन के है, ये क्या है? हाइड्रोक्विनोनिन फॉर्म ऑफ विटामिन के है। हाइड्रोक्विनोनिन फॉर्म ऑफ विटामिन के है जो आपका कन्वर्ट होती है किसमें? विटामिन के एपॉक्साइड में, और जब कन्वर्ट होगी जो तो आपके डी कार्बोक्सी प्रोथम्बिन है, ये इनएक्टिवेटेड हैं। ये आपके क्या होते हैं? इसकी प्रेजेंस में, इस रिएक्शन की वजह से क्या होते हैं? ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। प्रोथम्बिन और फैक्टर 7, 9 और 10 ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं? इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है। इस प्रोसेस को ब्लॉक की वजह से क्या होता है? विटामिन के हाइड्रोक्विनोनिन फॉर्म नहीं होता है। जब विटामिन के हाइड्रोक्विनोनिन फॉर्म नहीं होगा तो ये जो इसकी विटामिन के हाइड्रोक्विनोनिन फॉर्म नहीं होगा तो ये आपके डी कार्बोक्सी प्रोथम्बिन है वो आपके प्रोथम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या होगी? ये जब ये बन ही रहा है तो इसकी वजह से ये प्रोसेस क्या होती है? ये प्रोसेस क्या होती है? रुक जाती है, जिसकी वजह से विटामिन के हाइड्रोक्विनोनिन फॉर्म नहीं हो रहा है। तो विटामिन के हाइड्रोक्विनोनिन विटामिन के एपॉक्साइड में चेंज नहीं होगा, तो साथ में क्या हुआ? डीऑक्सी प्रोथम्बिन है वो आपके प्रोथम्बिन में एक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज नहीं होता है। जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड प्रॉपर तरीके से क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो को फैक्टर जो इसेंशियल हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो आपके एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, फार्माकोलॉजी एक्शन की बात करें तो वारफिन रिड्यूस द प्लाज्मा लेवल ऑफ फंक्शनल क्लॉटिंग फैक्टर। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनका लेवल प्लाज्मा में कम कर देते हैं। कौन? वारफिन, क्योंकि इनकी सिंथेसिस को ये इनहिबिट करते हैं। इट इनहिबिट द विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिविटीज़। जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को ये कम कर देते हैं। इट इनहिबिट द कोगुलेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड की कोगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है उसको भी कम कर देते हैं। वारफिन इज ए रेसिमिक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। द लिवर रोटेटरी वारफिन इज ए मोर पोटेंट देन डेक्सट्रोरोटेटरी वारफिन। वारफिन क्या है? एक रेसिमिक मिक्सचर कंपाउंड है जो कि लिवर रोटेटरी कंपाउंड होगा वारफिन का, वो मोर पोटेंट होगा, मोर एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द डेक्सट्रोरोटेटरी वारफिन। एडीएमई की बात करें, दैट इज गिवन बाय द ओरल रूट से देते हैं, मेटाबोलाइज लिवर में होता है। ये प्लेसेंटा और मिल्क से क्रॉस हो जाता है, मिल्क में एक्सक्रेटेड होता है, प्लेसेंटा क्रॉस कर देता है और यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ब्लीडिंग इन जीआईटी और हेमाटोयूरिया में भी अकर्स। हेमाटोयूरिया मतलब यूरिन में ब्लड का आना, और जीआईटी पोजिशन में ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंट्राक्रेनियल एंड अदर इंट्राक्रेनियल हेमरेज में भी ये फेटल ड्यूरिंग द लार्ज डोज। अगर लार्ज डोज हम किसी को देते हैं प्रेगनेंसी कंडीशन में तो ये आपके जो मैं गलत बोल गया, अगर लार्ज डोज किसी को हम ज़्यादा देते हैं, वारफिन दे दिया तो इंट्राक्रेनियल और या इंटरन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं जो कि डेथ के रूप में चेंज हो जाएंगे। मतलब क्या है कि अगर कहीं भी बाई चांस इंट्राक्रेनियल इंटरनल हेमरेज क्यों होता है? अगर बाई चांस मान लो कि ब्रेन में कोई भी आर्टरी है उससे हल्का सा ब्लड लीकेज हो रहा है, लेकिन हम वारफिन उसको कंटिन्यू दे रहे हैं तो क्या होगा? ब्लड का क्लॉट उस वहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाएगा और ब्लड पूरे वहाँ से लीक होते होते पूरे ब्रेन के सेरेब्रम में फैल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि फेटल यानी कि ब्रेन पूरा डैमेज हो जाता है और फेटल यानी कि डेथ जैसी कंडीशन बन सकती है।
ड्यूरिंग द लार्ज डोज ऑफ वारफिन। बात करें कंट्राइंडिकेशन किस कंडीशन में अवॉइड करते हैं, वारफिन एंड ओरल एंटीकोगुलेंट शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड मिल्क फीडिंग मदर। मिल्क फीडिंग मदर्स को प्रेगनेंसी कंडीशन में से अवॉइड करते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी, न्यू सेफेलोस्पोरिन, एस्पिरिन, सल्फोनामाइड, फिनोटाइन, प्रोविनासिड, एलोपिरेनॉल, टॉलबिटामाइड enhance the action of warfarin by inhibiting their metabolism excretions। यानी जो आपकी एलोपिरेनॉल है, जितने भी सेफेलोस्पोरिन है, एस्पिरिन है, सल्फोनामाइड है, फिनोटाइन है, प्रोविनासिड है, एल्पिरेनॉल है, टॉलबिटामाइड है, ये सभी क्या करते हैं, वारफिन के एक्शन को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं कि वारफिन को की जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, और उसके एक्सक्रीशन को भी रोक देते हैं। जब वारफिन इनएक्टिव मेटाबोलाइज नहीं हो रही है तो इनएक्टिव फॉर्म में चेंज नहीं होगी, और ना बॉडी से जब बाहर नहीं निकल रही है तो वारफिन का लेवल एक्टिव फॉर्म में बॉडी के अंदर बना रहेगा, जिसके कारण वारफिन का एक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें अट्रैक्शन की तो बार्बिचरेट्स, रिफाम्पिसिन, रेसिफ्लेविन इंड्यूस द मेटाबॉलिज्म ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट्स एंड रिड्यूस द ओरल एंटीकोगुलेंट एक्शंस। अब ये ड्रग क्या करेंगी, वारफिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती हैं, और ऊपर वाली जो ड्रग थी ये सब वारफिन के मेटाबॉलिज्म को कम कर देती हैं, और ये वारफिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वारफिन एक्टिव फॉर्म जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ओरल एंटीकोगुलेंट का इफेक्ट कम हो जाएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड रिड्यूस द ओरल एंटीकोगुलेंट एक्शंस। जो आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ज़्यादा फीमेल यूज़ करती हैं उनके ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओरल एंटीकोगुलेंट के इफेक्ट भी कम हो जाते हैं। ठीक है, यूज़ की बात करें, इसे कहाँ का यूज़ करते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में यूज़ करते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज़ करते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, अनस्टेबल एंजाइना में, रोमेटिक हार्ट डिसीज़ और आर्टरी फाइब्रिलेशन में, इसके अलावा सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़ में यूज़ करते हैं, और लास्ट इज द टू मेंटेन पेटेंसी कैनुला एंड सर्टेन डायलिसिस पेशेंट। डायलिसिस में जो पेशेंट है उसका ब्लड कहीं क्लॉट ना हो तो उसके लिए भी हम इसे डायलिसिस में भी इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका ओरल एंटीकोगुलेंट्स। दो ड्रग मैंने डिस्कस की, पहला आपका हेपेरिन की, दूसरी आपकी वारफिन की। हेपेरिन क्या है, जो आपकी इन विवो इन विट्रो दोनों में यूज़ की जा सकती है, और ये पेरेंट्रल इन विवो ड्रग होगी, जो कि वारफिन क्या ओरल है, ओनली इन विवो कंडीशन में वारफिन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ड्रग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।